हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लोड कोर पर। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसके पहले तक आप लोगों ने पढ़ा कि हम किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC नेमिंग करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स की IUPAC हम किस प्रकार से लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, ईथर है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन आपको इस लेक्चर में केवल नाम नहीं बताया जाएगा। अभी तक आप पढ़ते होंगे केवल फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग। यहाँ पे इस लेक्चर में जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उनके साथ साथ उनके काम को भी यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। केवल नाम से काम नहीं चलने वाला। प्रॉपर्टीज़ जब तक आपको नहीं पता रहेंगी फंक्शनल ग्रुप्स की, जब तक उस कंपाउंड्स के बारे में आपको उसके गुणों के बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नाम के साथ साथ उसका काम भी जानिए। यानी नॉट ओनली नेमिंग, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग उनके गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। केवल नाम से काम नहीं चलने वाला। तो आज हम लोग IUPAC में फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग के साथ साथ अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लेते हैं, उनके गुणों को जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो विश्वास कीजिए आप 30 से 40% जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आपको जो हर चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन में, ठीक, या फिर आप देखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, एल्डिहाइड में, एसिड में, ईस्टर में, वहाँ चैप्टर्स की जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लगभग 40% केमिस्ट्री आप यहीं डिस्कस कर लेंगे केवल नाम के अलावा, जब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ जान जाएंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टीज़ के आप हर एक चैप्टर में आपको परेशानी होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए तरीके से इसको सीखेंगे कि केवल नाम नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे। नाम तो उसका 2-4% हिस्सा है, 90-95% जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे गवर्न होती हैं सारी की सारी आपकी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे होते हैं। नाम में क्या रखा है? नाम तो बहुत सिंपल चीज़। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे मान लो किसी आदमी का नाम है गरीबदास, तो अगर किसी आदमी का नाम गरीबदास है तो क्या केवल उसके नाम को जानकर आप उसके बारे में जान सकते हैं वो कैसा है? हो सकता है उसका नाम गरीबदास है और आप गए, पता लगता है वो मर्सिडीज में चलता है। तो नाम पे मत जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसी प्रकार से जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम भी आना चाहिए, IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, लेकिन नेम तो 2-4% है। ज़्यादातर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते समय सबसे पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी 5-10 सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आप पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसका जो ग्रुप है वो है COOH। सबको पता होगा, नहीं पता है तो ये आप समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं COOH। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे COOH को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, COOH। ये भी आपका क्या है, COOH, यानी COOH के रूप में इसको कंसिडर किया जाएगा। एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए फुल्ली इसको ओपन करना चाहते हैं तो COOH। ये तीनों अलग अलग तरीके से इसको डिनोट किया गया है, लेकिन तीन के तीनों ही आपके क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। नेमिंग से पहले इनकी थोड़ी सी मैं आपको एक बेसिक चीज़, आपने होमोलॉगस सीरीज के बारे में सुना होगा, जिसको हिंदी में समजात श्रेणी कहते हैं। थोड़ा उसको समझिए, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। देखिए एक शब्द है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्योंकि थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको बारे में आपको जानना चाहिए। होमोलॉगस सीरीज जो होता है वो होता है, इसको हिंदी में समजात श्रेणी बोलते हैं। जब किन्हीं कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आ जाए तो वो क्या कहलाता है, होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। यानी दो कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में गैप कितने का है, CH2 का। या कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बताते हैं कि भाई CH2 का गैप छोड़िए, C का जो वेट होता है एटॉमिक वेट 12 AMU, इसका हाइड्रोजन का 2 AMU, कुल मिला के 14 यूनिट या 14 AMU। अगर किन्हीं दो कंपाउंड के बीच उसके वेट में 14 AMU का डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो होमोलॉगस सीरीज के अंतर्गत आएगा। जैसे CH4 एक कंपाउंड है, आपको पता है ये मेथेन है, सबसे सिंपल एल्केन है मेथेन। इसका होमोलॉगस क्या होगा, तो इसमें आप क्या करिए, CH2 ऐड कर दीजिए। CH2 मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड कीजिए। इसमें क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन ऐड करोगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोजन 4 थे, 2 हाइड्रोजन और ऐड करो 6। तो मेथेन का होमोलॉगस कौन होगा, एथेन। एथेन के आगे आप इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इसका प्रोडक्ट होमोलॉगस प्रोडक्ट क्या होगा, तो C3 एक कार्बन और बढ़ा दो,
H को 2 और बढ़ा दो 8 हो जाएगा, ये उसका होमोलॉगस प्रोडक्ट है। ये हो गया आपका प्रोपेन, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ऐसे ब्यूटेन के लिए आप C4H10। हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इन दोनों में गैप कितने का है, इसमें CH2 का गैप है, इन दोनों में कितने का गैप है, CH2 का, इन दोनों में CH2 का। यानी सारे एल्केन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। ऐसे ही सारे एल्कीन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के होमोलॉगस होते हैं। ये सब होमोलॉगस के एग्जाम्पल हैं, होमोलॉगस सीरीज जिसको बोलते चले जाते हैं। ऐसे जैसे लिखा हुआ है CH3OH, इसका होमोलॉगस आपको ढूंढना है। तो भाई CH3OH है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें OH है। अब जो इसका होमोलॉगस होगा उसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, OH ही होना चाहिए, अल्कोहल ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 के साथ CH2 और ऐड कर दो तो हो जाएगा CH3CH2OH, ये इसका होमोलॉगस हो गया। इसके आगे और सीरीज बढ़ानी है, एक CH2 और ऐड कर दो, यानी जितनी बार आप CH2 ऐड करेंगे वो नया होमोलॉगस बन जाएगा उसका। यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। ऐसे ही एसिड आप पढ़ रहे हो, एसिड में क्या है, HCOOH एक एसिड है, इसका होमोलॉगस, इसी में CH2 ऐड कर दो, CH2 ऐड करोगे तो हो जाएगा CH3COOH, फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, फिर अगला होमोलॉगस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, होमोलॉगस हैं। तो होमोलॉगस में से आपको इतना ध्यान देना है कि इन दो कंपाउंड्स के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के फार्मूला जो है आपका केमिकल फार्मूला, उसके बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो वो होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज छोटा सा एक टॉपिक था, इसीलिए आपको बीच में समझा दिया। अब देखते हैं हम लोग फिर से पहुंचते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो IUPAC इसकी नेमिंग करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग इसकी IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IUPAC नेमिंग क्या लिखते हैं इसको, जो रूट नेम इसमें हम लगाएंगे यानी जो सफिक्स लगाएंगे उसमें क्या लगाएंगे, कार्बो का, ठीक, ये OX, ठीक, O हो जाएगा, और जिलिक का IC, यानी इसका जो लास्ट नेम सफिक्स लगेगा वो होगा ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड कहाँ से जुड़ा है, इसको ये हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। एल्केन तो आपको पता ही है, एल्केन में क्या जुड़ा है, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है। जब कभी दो वॉवेल साथ साथ आ जाएंगे, ई और ओ को साथ साथ नहीं लिखना है, तो इसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं एल्केनोइक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनोइक एसिड। तो एल्केन तो है ही, ठीक, हाइड्रोकार्बन है, मान लो सिंगल बॉन्ड है एल्केन। ओइक कहाँ से शब्द आया, ओइक जो शब्द ये आया है जुड़ा हुआ है ओइक एसिड, वो कार्बो का O है और जिलिक का IC है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, तो कार्बो का O और जिलिक का IC, इसी से बना हुआ है OIC, यानी ओइक एसिड, जिसको हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग में लिखेंगे। बस आपको सिंपली कार्बन का नंबर काउंट करना है, नंबर काउंट करने के बाद उसमें आपको ओइक एसिड ऐड कर देना है। जैसे अगर एक कार्बन का एल्केन होगा तो मेथेनोइक एसिड, मेथेन में ओइक जोड़ोगे मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन का है एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। जैसे आप देखिए HCOOH है, कितने कार्बन है इसमें, COOH मतलब आप पहचान लिए कि एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही हम लिख दें CH3COOH, भाई इसका नाम कितने हैं, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम एथेनोइक एसिड। ठीक, अगर 3 कार्बन रहे होते, जैसे रहा होता CH3CH2COOH, तो भाई 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग जहाँ COOH होगा वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो COOH 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नाम बहुत ही सिंपल है इसका, जैसे आपको हाइड्रोकार्बन्स का नेम बताया गया था सेम इसी प्रकार से करना है। कार्बन की नंबरिंग करनी है, ब्रांचेज है तो ब्रांच के हिसाब से नाम हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है CH3CH, CH3COOH, इस प्रकार से। तो आप देखिए कि ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH दिखते ही आपको पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये 1 2, अब हम नीचे जाएंगे तो तीसरा कार्बन, इधर आएंगे तब भी तीसरा, तो 3 ही कार्बन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 3 कार्बन की। ये ग्रुप हो गया, जो काउंटिंग नहीं आया वो क्या है, साइड ग्रुप हो गया आपका। 3 कार्बन का नाम क्या होता, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन 2 नंबर पे मेथिल है तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई COOH ग्रुप मिला आपको, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे इस प्रकार से लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसमें जब एल्केन के साथ ओइक एसिड लगा देंगे, यानी जो आपका कॉमन IUPAC नाम होगा वो होगा एल्केनोइक एसिड।
एल्केन मतलब जितने कार्बन है उसका नाम एल्केन के तौर पे लिखेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, जो भी होगा। 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन। तो उसके बाद जैसे 6 कार्बन का एसिड रहा होता लीनियर चेन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। इसका आप जानते हैं जैसे मेथेनोइक एसिड का ही कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सबसे छोटा इसका 1 कार्बन का जो एसिड है उसको हम लोग कॉमन नेम जो इसका है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताएं। अब देखो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चालू होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एक प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका अगर वेपर फेज में ले लें हम, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी अब समझो। अब नेमिंग हो गया समाप्त। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी आपको बताएं अगर हम, तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। आप कक्षा 7-8 से पढ़ते आते हैं कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसी को हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या होती है, जब भी लिटमस पेपर होगा, यानी ये एक प्रकार से इंडिकेटर जो होते हैं लिटमस पेपर जिसको हम यूज करते हैं, वो एसिड और बेस में डिफरेंस भी कर सकता है। तो एसिड क्या करते हैं, इफ ब्लू लिटमस पेपर है अगर उनके पास, तो ये क्या करेंगे, ब्लू का कलर कैसा कर देंगे, रेड। बेस जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ देखिए, फॉर्मिक एसिड जो कि मेथेनोइक एसिड है, सबसे छोटा एसिड है, 1 कार्बन का एसिड है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक, जब आप किसी को स्कॉर्पियन बिच्छू काटता है उसके डंक में पाया जाता है, बस मात्रा थोड़ी अलग अलग होती है। तो चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, उसी कारण को थोड़ा सा जलन वगैरह होती है। और इसका एक बड़ा अच्छा यूज है, फॉर्मिक एसिड जो होता है जब वेपर फेज में होता है, जब वाष्प अवस्था में होता है, तो इसी को फॉर्मलिन बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड को ही क्या बोला जाता है, फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन क्या होता है, फॉर्मलिन होता है वेपर फेज में फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड वेपर फेज में होता है तो उसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं। और फॉर्मलिन जो होता है आपका यूज किया जाता है, इसको हम लोग देखते होंगे, अगर आप कोई भी आपके पास मान लीजिए कोई एनिमल्स है, ठीक, प्रिजर्व करने में प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी के लैब में कुछ एनिमल्स को स्टोर करने के लिए हम लोग, ठीक, डेड एनिमल्स को स्टोर करने के लिए सॉल्यूशन का यूज करते हैं, फॉर्मलिन का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें, ठीक, स्पेसिमेन को रखने के लिए। तो फॉर्मलिन एक हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी। इसके बाद इसको आप देखते हैं एथेनोइक एसिड, ये सिरके में पाया जाता है। ठीक, एथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में। इसको हम लोग एक और नाम से, जो इसका कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। ठीक, एथेनोइक एसिड का ही दूसरा जो कॉमन नाम है वो क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। कितना परसेंट, इंपॉर्टेंट है, 7%। एसिटिक एसिड का 7% सॉल्यूशन जो होता है वो विनेगर के रूप में जाना जाता है, सिरके के रूप में जाना जाता है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टी आपने देखी, पहला एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। दूसरा फॉर्मिक एसिड का जो वेपर फेज होता है उसको हम फॉर्मलिन के नाम से जानते हैं। फॉर्मलिन जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के काम में आता है। तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखी कि जो एथेनोइक एसिड है, यानी 2 कार्बन का जो एसिड है उसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, सिरके में पाया जाता है। कितना परसेंट, 7%। 7% सॉल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। चलते हैं आगे कुछ नई प्रॉपर्टी की तरफ। आप बार बार रिवाइज करते रहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना प्रॉपर्टीज के ये जो आप पढ़ रहे हैं लेक्चर, ये बहुत कम आपके उपयोग में आने वाला है। नाम मत जानिए, नाम के अलावा नाम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी जानिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए 4th प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड खास करके, एसिड जो होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अगर हम एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाएगा सर, ईस्टर बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका रिएक्शन कि जब भी एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। कैसे सर, जैसे देखिए मान लीजिए एक एसिड है CH3COOH, ठीक, और इसको हम किसी अल्कोहल से मिला दें। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, आगे पढ़ेंगे अल्कोहल में। ये मान लीजिए है CH3OH के साथ रिएक्ट करता है अगर, तो क्या बनेगा, ईस्टर। ये एसिड, ये अल्कोहल। इसमें देखिए एसिड, नॉर्मली तो एसिड H+ देता है। अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं एसिड का तो वो कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। यानी आपको याद होगा कि एसिड H+ आयन देते हैं, लेकिन
जब स्टरीफिकेशन होता है, जब एस्टर बनता है, तब एसिड क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H, यानी ये इसका OH और इसका H मिलके क्या बन जाएगा, H2O, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, बचा हुआ आपका एस्टर बन जाएगा। एस्टर कैसे बनेगा, CH3COO CH3, यानी यहाँ पे बन जाएगा CH3COO CH3। ये क्या है, ये एस्टर है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जब भी एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एस्टर बनेगा। इस प्रोसेस का नाम एस्टरीफिकेशन होता है। कोई भी एसिड किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो अक्सर क्या बनेगा, एस्टर ही बनेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया कि जब एसिटिक एसिड और मेथनॉल या कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरीफिकेशन होता है। यहाँ कोई दूसरा एसिड भी हम ले सकते थे, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते HNO3, ठीक, और उसका रिएक्शन हम करा देते किसके साथ, CH3OH का, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी एस्टर बनाएगा। यहाँ भी एसिड से क्या मिलेगा, OH। जैसे हम HNO3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HONO2, ठीक, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब HONO2 आपका ये हो गया और इसको हम ऐसे लिख दिया CH3OH। तो अब क्या होगा, देखिए एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा CH3ONO2 प्लस H2O। ये क्या है आपका, ये एस्टर है, ठीक, ये क्या बना, एस्टर। तो जब भी कोई एसिड दूसरे इस अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपको याद रखना है कि जब भी कोई एसिड और दूसरा अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इस प्रोसेस को हम एस्टरीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एस्टरीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। चलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। अभी तक आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर से रिवाइज कर लीजिए। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फॉर्मलिन का वेपर फेज, यानी फॉर्मिक एसिड का वेपर फेज क्या होता है, फॉर्मलिन होता है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो 7% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोला जाता है, वो विनेगर बोला जाता है या सिरका, जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलते हैं हम 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए एसिड की 5वीं प्रॉपर्टी क्या होता है कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड जब भी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 रिलीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई जगहों पे आपको मिलेगा। कोई भी आप एसिड लीजिए और एक बाइकार्बोनेट ले लीजिए। जैसे एसिड फिर हम लेते हैं CH3COOH और इसका रिएक्शन कराते हैं किसी बाइकार्बोनेट से। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, मान लीजिए, जैसे फार्मूला है NaHCO3। तो जब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे आपका एक साल्ट बनेगा, यानी H यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, H और H की जगह Na ले लेगा। तो साल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, साल्ट का नाम। और जब H यहाँ चला जाएगा तो H2CO3 बनेगा। ये साथ में क्या बनेगा, एक H2CO3, एक वीक एसिड है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल होता है H2CO3। जब भी किसी रिएक्शन में H2CO3 बनेगा तो टूट जाएगा H2O और CO2 में। यानी यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बना, एक साल्ट बना, H2O बना, CO2 बना। और हमने क्या बताया कि जब भी एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो CO2 जरूर बनाएगा, ठीक। एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आ रहा है, एक वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो यहाँ पे बना हुआ है H2CO3, उसके ब्रेकडाउन से, उसके टूटने से बन रहा है H2O और CO2 के साथ, और साथ में क्या बन रहा है, एक साल्ट बन रहा है। तो ये 5वीं प्रॉपर्टी थी एसिड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको कुछ लोग एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, एक रॉकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक। जब हम लोग किसी बाइकार्बोनेट साल्ट को एसिड के साथ मिलाते हैं तो वहाँ CO2 गैस बनती है, उसका यूज बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, क्या, रॉकेट बनाने में। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं स्कूलों में दिखाने के लिए, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में था 5वीं प्रॉपर्टी की जब भी एसिड किसी बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड हो, वहाँ पे क्या बनेगा, CO2 जरूर ही बनेगा, ठीक। अगर हम एसिड को चेंज भी कर देते हैं, मान लीजिए हम इस प्रकार से लिखते हैं HCOOH और बाइकार्बोनेट फिर ले लेते NaHCO3, तो क्या होता, फिर ये H हटता, इसकी जगह Na का डिस्प्लेसमेंट होता और ये हो जाता HCOONA प्लस
H2CO3, H2CO3 को हम क्या लिखते हैं, H2O और CO2, यानी यहाँ फिर CO2 मिलता है आपको। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी थी कि एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट टू गिव्स CO2। अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। एसिड की अगली प्रॉपर्टी जो आपको देखने को मिलेगी, छठवीं प्रॉपर्टी, वो है कि एसिड जो होते हैं वो परऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। परऑक्सी एसिड्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बताते हैं हम। परऑक्सी एसिड क्या होता है, देखिए, एक तो होता है नॉर्मल एसिड जो आपने अभी पढ़ा, जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, नॉर्मल एसिड। अगर इसमें एक एक्स्ट्रा परऑक्सी लिंक हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा जाए CH3COO और एक एक्स्ट्रा हो जाए और ये H है, यानी देख रहे हैं CH3COOH, ये क्या है, एक परऑक्सी एसिड है। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि एसिड पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी आप परऑक्सी एसिड की भी पढ़ लीजिए। क्या अंतर है इन दोनों में सर? इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे जब एसिड का, तो ये होता है इस प्रकार से बनेगा CH3CO और यहाँ पे क्या बनेगा, OH, इस प्रकार से है। जबकि इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे परऑक्सी एसिड का, तो वो हो जाएगा CH3COO, ठीक, एक बार और यहाँ O रहेगा और इस प्रकार ये H इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका परऑक्सी एसिड का, उसमें O सिंगल बॉन्ड O का क्या है, लिंक है। यहाँ पे क्या है, O और O, यही है परऑक्सी। जहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O से जब लिंक हो जाता है, इसी को परऑक्सी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, परऑक्सी एसिड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस थोड़ा सा है, इसमें एक एक्स्ट्रा O है, इसमें एक्स्ट्रा O नहीं है। एसिड आपको पता है, अभी मैंने बताया H+ देते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो जब ये H+ देगा, ठीक, नॉर्मल एसिड जब H+ देगा तो H+ जाने के बाद यहाँ क्या बनेगा, माइनस, और ये रेजोनेंस करेगा, इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस आगे पढ़ाया जाएगा, ये रेजोनेंस करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ से इजी है, H+ का रिमूवल क्या है, यहाँ पे इजी है, आसान है। जबकि जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से H+ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये H+ और ये ऑक्सीजन क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही एलिमेंट करते हैं, FON, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि FON जब भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाते ये H+ नहीं निकल पाता, और जब H+ नहीं निकल पाता तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, यानी ये एसिड जो है वो वीक है, जबकि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पूछा जाएगा कि परऑक्सी एसिड वीक एसिड क्यों है, उसका रीजन दो है। पहला कि परऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक ही मॉलिक्यूल के बीच जब अलग अलग एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बनता तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिली, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इस कारण से यहां से H+ का रिमूव होना इजी नहीं है, और जब H+ ही आसानी से नहीं रिमूव होगा तो ये एसिड अच्छा नहीं होगा। यानी परऑक्सी एसिड जो होता है वो वीक एसिड की कैटेगरी में क्यों आता है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई घटना नहीं है। ये आसानी से H+ देगा, और जब H+ यहाँ से निकलेगा तो जो बचा हुआ पार्ट है इस एसिड का वो अपने आप में स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, रेजोनेंस करेगा यहाँ पे और ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ रेजोनेंस भी नहीं होगा। अगर ये मान लो बाई चांस यहाँ से ब्रेक भी हो जाता है तो ये O-, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेट, यानी यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से अल्टरनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 2 बार सिंगल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस भी नहीं कर पाता। रेजोनेंस भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी बस आप डायरेक्ट याद रखिए प्रॉपर्टीज में जो 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एसिड में परऑक्सी एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जबकि नॉर्मल एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं परऑक्सी से। रीजन बिहाइंड मैंने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टीज पे। 6 प्रॉपर्टीज, देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको बीच बीच में यूज होंगी अलग अलग चैप्टर्स में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप बार बार इसको रिवाइज करती रहिए। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बार बार रिवाइज करके आप याद करिए इसको। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, 7वीं प्रॉपर्टी। टोटल हम लोग 10 प्रॉपर्टीज में लगभग देखने वाले हैं। 7वीं प्रॉपर्टी जो है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाते हैं। ठीक, क्या बना सकते हैं, ये डाइमर बनाते हैं।
डाइमर क्या होता है सर? देखिए डाइमर जो होता है ये होता है कि जब कोई दो अलग अलग एटम, एक कंपाउंड के दो एटम हैं और दोनों आपस में किसी तरीके से ज्वाइंट हो जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COOH है, ठीक, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएं? किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएं और ये बन जाए CH3COOH का होल ट्वाइस। ये क्या कहलाएगा? डाइमर। कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार दोनों का, अभी भी बनाया था मैंने। देखिए ऐसे है CH3, इस प्रकार से C, यहाँ पे मान लीजिए क्या है? डबल बॉन्ड O और इधर क्या है? OH है। ऐसे ही दूसरा जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे दूसरे CH3 का तो वो क्या करता है? इस प्रकार से यहाँ पे है OH और ये है डबल बॉन्ड O। ये एक CH3COOH और ये एक दूसरा CH3COOH। होता क्या है? दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसका H इसके O से और इसका O इसके H से यहाँ बॉन्ड बना रहा है। जो डॉट लाइन से दिखाते हैं यही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के नाते ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग डाइमर बोलते हैं। यही क्या है? डाइमर है। जब दो मॉलिक्यूल्स एक में जुड़ जाते हैं इसको क्या बोला जाता है? डाइमर बोला जाता है। तो आपको सातवीं प्रॉपर्टी बताई गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कम कार्बन के, वो डाइमर बनाने की क्षमता रखते हैं। विशेष करके आपका ये 2 कार्बन का एसिड जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से क्या करता है? डाइमर बना लेता है। चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। सातवीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप जानिए, जब भी कोई चीज डाइमर बन जाती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे जब किसी में डाइमर नहीं बना है तो आसानी से उड़ जाएगा, जब आप गर्म करेंगे आसानी से उड़ जाएगा। अकेले है, कम वेट का है, उड़ जाएगा। लेकिन जब ये दो के साथ हो गया तो 2 होने से, डाइमर बनने से क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है। उसमें एक बदलाव यही है कि जब 2 हो गए, अब जब आप गर्म करेंगे तो इनको वेपर बनने के लिए, उड़ने के लिए, वाष्प बनने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा और तब यहां से क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। मतलब डाइमर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो मोनोमर है, अकेले हैं, ठीक, अकेले हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन डाइमर बनने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। अब चलते हैं हम लोग सातवें के बाद आठवीं प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए आठवीं प्रॉपर्टीज क्या है कि अभी तक हम लोग कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके। 8th प्रॉपर्टी जो होता है कि बीटा कीटो जो एसिड होता है, बीटा कीटो एसिड, या एक और बोल सकते हो बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। चाहे बीटा कीटो एसिड हो चाहे बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो। जैसे एसिड है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपको बताया गया है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे C है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये इस प्रकार से CH3 है। ये है आपका बीटा। जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा। ठीक, ये ग्रुप के बगल अल्फा, उसके बगल बीटा। बीटा अगर कीटो है, जैसे CO को बोलते हैं हम लोग कीटो, CO कहीं पे आपको मिलेगा, C डबल बॉन्ड अगर O कहीं मिलता है तो यही क्या है? कीटो ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? कीटो। तो बीटा पे अगर कीटो है या बीटा पे अगर अनसैचुरेशन है तो इसको हीट करने पे, जब इनको आप हीट करोगे तो वहां से क्या हो जाएगा? CO2 रिलीज हो जाएगा। CO2 रिलीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है जब किसी चीज को आप गर्म करिए या किसी कंपाउंड से CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो ऐसे ही आप जब बीटा कीटो एसिड या बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को क्या करोगे? हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे आप इसको जब हीट करेंगे ना तो ये जो CO2 है यहाँ से हट जाएगा। जब यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा तो ये बनेगा क्या? ये H आके इससे जुड़ जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा ये कीटोन बनेगा, CH3CO, और यहाँ जो CH2 था ये अब CH2 नहीं CH3 हो गया, क्योंकि ये H यहाँ जुड़ गया, यहाँ से क्या निकल गया? CO2। तो ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब भी कभी आपको बीटा पे कीटो मिल जाए, उसको हीट करोगे कंपाउंड को, तुरंत ये COOH का CO2 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये डी कार्बोक्सिलेशन का अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ही बीटा पे अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी बीटा पोजीशन पे अगर कोई एसिड है और उसके बीटा पोजीशन पे चाहे CO है, क्या है? CO, कीटो का मतलब CO हो, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हीट करोगे इसका CO2 गायब। जैसे इसी का कंपाउंड आप देखिए, जैसे लिखा है CH3C और यहाँ पे क्या हो जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे CH2 इस प्रकार से कोई कंपाउंड है और ऐसे लिखा हुआ है, फिर ये अल्फा और ये बीटा। बीटा कार्बन पे अगर अनसैचुरेशन है, ये देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड,
तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको हीट करोगे आप तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 गायब हो जाएगा। और जब ये CO2 रिलीज हो जाएगा तो ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये हमारे पास में CO2 के रिलीज होने के बाद बनेगा। तो जब भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बीटा पे अगर कीटो मिला, आपको बीटा पे या फिर अनसेचुरेशन मिला, तो वो तुरंत क्या बना लेगा, आपका CO2 निकाल देगा और जो बचेगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका अगला प्रॉपर्टी था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, बीटा कीटो अनसेचुरेशन या बीटा कीटो एसिड या बीटा अनसेचुरेटेड एसिड को हीट करके क्या होता है, वहां से CO2 रिलीज हो जाता है। 9th प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाते हैं। 9th में देखिए क्या है, 9th नंबर में आपको देखना है कि जो एसिड होते हैं, ठीक, एसिड जब भी कार्बीन से रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड है वो जब कार्बीन से रिएक्ट करता है, कार्बीन क्या होता है भी आपको बताते हैं, तो वो ईस्टर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईस्टर बनाता है। एसिड विथ कार्बीन गिव्स ईस्टर। कार्बीन बोलते हैं हम लोग CH2 को, एक लोन पेयर के साथ अगर CH2 है तो ये क्या है, कार्बीन है। ये हमको मिलता कहाँ से है, जैसे मान लो एक लिखा हुआ है CH3COOH, ये है, इसके साथ आपने कार्बीन जोड़ दिया ऐसे CH2, तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक, ईस्टर का मतलब देखिए ये होता क्या है, ये H+ जो होता है यहाँ से निकलता है, इसको मिलता है, ये जब H+ लेता है तो CH3+ बन जाता है और ये माइनस बन गया, तो ये आके यहीं जुड़ जाता है, बनता क्या है CH3COO-CH3। ये क्या है, ईस्टर है, ईस्टर बन गया। ये कैसे बनता है, एक दूसरा कंपाउंड देखिए CH3COOH, इसके ऊपर अगर हमने डाल दिया CH2NH2, ठीक, एमीन मेथिलीन, ठीक, मेथिलीन है हम आपका, मिथिलीन एमीन बोल सकते हो इसको। तो मिथिलीन एमीन के साथ अगर हम लोग एसिड डाल देते हैं तो यहाँ से ये CH2 हमको मिलता है और ये क्या करता है, ईस्टर बना लेता है। यही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर लिखा था CH3COO-CH3। अब ऐसा कैसे करता है, ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझिए आप, क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपने एसिड लिया CH3COOH, ये क्या करेगा, यहाँ से H+ देगा। इस H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, जब H+ देगा तो बचेगा क्या, CH3COO-। अब इस H+ को ले लेगा कार्बीन, जो मैंने बताया डबल लोन पेयर के साथ CH2 है, ये कार्बीन है। कार्बीन जब इस H+ को लेता है तो बनाता है क्या, CH3+, ठीक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है और ये बनाता है CH3+। ये CH3+ और ये जो COOH- है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, CH3COO-CH3। यही है आपका ईस्टर। तो याद रखना है, जब भी एसिड किसी कार्बीन से रिएक्ट करेगा तो एसिड क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। याद रखना है आपको एकदम अच्छी तरीके से। अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जो कि है 10th। अब देखिए आपको 10वें नंबर पे देखना है कि एसिड जो होता है वो सोडा लाइम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड और सोडा लाइम की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होने वाला है जब एसिड और सोडा लाइम आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड तो आप पढ़े चुके हैं जिसमें COOH ग्रुप हो। सोडा मतलब होता है NaOH और लाइम का मतलब होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा बोला जाता है। इनको साथ साथ लिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। यानी NaOH प्लस CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। देखिए ये क्या करता है, जब भी आपके पास जैसे मान लो कहीं लिखा है CH3COOH और इसमें लिखा हुआ है सोडा लाइम, NaOH और साथ में क्या है CaO। ये क्या करता है कि सबसे पहले एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सोडा एक बेस है, ये एसिड है। एसिड बेस आपको रिएक्ट करते हैं पता है, H और OH यहाँ से हटेगा और बनेगा क्या, एक साल्ट बनेगा। साल्ट कौन सा बनेगा, CH3COONA और साथ में क्या बनता है H2O। ये आपको पता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। अब देखो ये सोडा का तो काम हो गया, सोडा ने किससे रिएक्ट किया, एसिड से। लेकिन ये जो लाइम बचा था ना, ये लाइम क्या करता है, ये लाइम जो बनता है H2O उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइम को हमने इसीलिए लिया है कि जो H2O बना है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जब H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके द्वारा, लाइम के द्वारा। लाइम क्या करता है, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये सोडा फर्दर रिएक्शन करेगा इससे। यानी ये जो बना हुआ आपका CH3COONA है, इससे फिर से सोडा रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, इस बार जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये पूरा यहाँ से Na2CO3 के रूप में निकल जाता है और जो H है वो इसके पास लग जाएगा। यानी CH3 के साथ H लगेगा और ये बनाएगा CH4 और साथ में क्या निकल गया, Na2CO3। तो शॉर्ट में अगर आप देखें तो हमने किसी एसिड पे सोडा लाइम डाला
तो इसका CO2 यहाँ से क्या हुआ है, हट गया है। ओवरऑल देखिए क्या हुआ है, CH3COOH था, लास्ट में क्या बना, CH4 हो गया। ठीक, तो ये CH4 आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से CH3 और H जुड़ गए, CO2 निकल गया और CH4 बन गया। ये असल में ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे CH3 और H ये आपस में जुड़े और CH4 बना, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि जो यहाँ CH3 के साथ H लगा वो H NaOH वाला H है, यहाँ से आया था वो। ठीक, यानी ये जो H लगा यहाँ पे CH4 हुआ, उसमें से ये H किसके साथ आया है, NaOH के साथ आया है। तो इसलिए जो H यहाँ पे है वो आया है, न कि ये वाला H। ठीक, ये वाला H तो हट गया था। ठीक, ये वाला H तो पहली बार ही हट गया था और दोबारा भी हट गया Na2CO3 के साथ। ठीक, लेकिन हमारे पास जो H आता है वो एसिड का H होता है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम समझाते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है CH3COOH और उसके ऊपर सोडा की जगह इस बार हम लोग सोडा तो डालें, लेकिन NaOH की जगह NaOD डाल दिए। ठीक, हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दिया, ड्यूटीरियम, और यहाँ लाइम डाला, कैल्शियम ऑक्साइड आपका डाला गया। इस बार क्या होगा, फिर से वही, इसका H, इसका OH की जगह इस बार OD हटेगा, एक साल्ट बनेगा। पहली बार जब रिएक्शन होगा एसिड बेस का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, CH3COONA। ठीक, ये Na आ गया इसकी जगह, H की जगह। अब दोबारा क्या होगा, जो H और OD के मिलने से जो बचा, यानी जो वाटर बनता था यहाँ पे H और OH के मिलने से, अब इस बार H और OD मिलेंगे, फिर वाटर जैसा मॉलिक्यूल बनेगा। उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, उसको तो लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइम का काम बस इतना है, जो वाटर बने उसको एब्जॉर्ब कर लो। अब इसके साथ फिर से ये साल्ट, यानी ये जो साल्ट बना इसके साथ फिर से बेस रिएक्ट करेगा और इस बार NaOD है। और आपको बताया मैंने कि जब NaOH या NaOD आप फिर से डालोगे तो यहाँ से Na और COONA और यहाँ से NaO ये हट जाएगा और ये D आके इसके साथ लग जाएगा, इस बार बन जाएगा CH3D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस बार देखिए आप मेथेन नहीं बना, इस बार CH3D बना। इसका मतलब जो हमने NaOH लिया था तो ये H लगा था इस CH3 के साथ, जब हमने D ले लिया तो ये D लगा इसके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है HCOOH, इसके ऊपर आपने डाल दिया सोडा और लाइम। तो जब सोडा डाला गया, आपको पहले बताया गया कि सोडा क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा HCOONA, एक साल्ट बन गया। जो वाटर बना होगा इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस पर दोबारा हम जब डालेंगे NaOH तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ से COONA और यहाँ से NaOH मिलेगा, इस बार H2 बन जाएगा और क्या बनेगा साथ में, Na2CO3। तो यहाँ देखा आपने, हाइड्रोजन बन गया। यानी जब हम फार्मिक एसिड पर सोडा लाइम डाले तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। और जब वही हमने सोडा लाइम किसके ऊपर डाला था, एसिटिक एसिड के ऊपर डाला था, तो क्या बना था हमारा, मेथेन बना था। इससे बड़ा कंपाउंड कोई ले लेते तो और बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन बनता। बेसिकली एल्केन बन रहा है यहाँ पे। ठीक, इसमें एल्केन बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन बचा ही नहीं। तो एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया, आपका हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये था आपका रिएक्शन, एसिड और सोडा लाइम आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी पढ़ेंगे। इसमें आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की 10 प्रॉपर्टीज, नाम के साथ साथ आपने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। इसी प्रकार जब हम लोग अन्य जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे उसमें भी जब आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी जाएंगी तो 30 to 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही प्रॉपर्टीज़ पढ़ के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे खत्म हो जाएगा। केवल 60% आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर्स में जाके पढ़ना पड़ेगा, वहाँ भी बहुत आपको ये हेल्प करेंगी, बहुत सहायता करेंगी। इसलिए अगर आप इस तरीके से नाम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, उसके नेमिंग के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को बताते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।